कैबिनेट मिशन तक बात कर ली थी अपन ने, वहां तक लिख भी दिया था, निर्वाचन पद्धति की बात हो गई थी। अब देखो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि भारत में कुल कितने सदस्य आएंगे रे? 389, 389 इतने सदस्यों को चुना जाएगा। ये दो जगह से लाने थे रे, एक जगह से कहां से? जहां ब्रिटिश भारत था, ठीक है। यहां से कितने आने थे? 292, ठीक है। और जो बाकी बच गए वो कहां से आने से थे? आपके रियासत से, हाँ 296। और ये कितने हो जाएंगे आपके? 93। अब देखो ये तो वह भारत था जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट शासन था, और ये वो भारत था जहां संधियां की हुई थी, ठीक है, जहां रियासतें थी। अब देखो यहां भी ब्रिटिश भारत भी दो भागों में बटा हुआ है रे। पहला जहां 11 प्रांत शामिल थे, अर्थात जहां कमिश्नर नहीं बैठते थे, जो संभाग नहीं होता अपने संभाग होता है, ठीक है, वहां कौन बैठता है? कमिश्नर बैठता है। तो यहाँ जो कमिश्नर बैठने वाली जगह थी वो कितनी थी रे? 4। कितनी थी? 4। 4 में से कौन कौन? एक दिल्ली, दिल्ली के बाद में कुर्ग, बलूचिस्तान, और लास्ट में अजमेर, मेरवाड़ा। यहां से चारों से कितनी कितनी सीटें आनी थी? एक एक सीटें आनी थी, ठीक है। तो इन 11 प्रांतों से कितनी सीटें आनी थी टोटल? 292। और 4 सीटें कहां से आनी थी आपकी? यहां से आनी थी। जो निर्वाचित सदस्य होने थे वो सिर्फ ये होने थे रे यहाँ वाले, बाकी सारे के सारे कैसे हैं? मनोनीत। सारे के सारे सदस्य कैसे होंगे रे? मनोनीत होंगे। ये 93 सदस्य भी कैसे हैं? मनोनीत है। और ये 4 सदस्य भी कैसे हैं आपके? मनोनीत है, ठीक है। ध्यान रखना इनका मनोनीत होना पहले हो जाएगा। अब देखो यहां से सीटें बांट दी जाएंगी आनुपातिक तरीके से। जो ये आनुपातिक तरीके से सीटें बांटेंगे तो मुस्लिम लीग को कितनी सीटें दी गई रे? 78। और सिखों को कितनी सीटें दी गई? 4। और बाकी सीटें 210 किसके पास बच गई? सामान्य के पास, जनरल के पास, ठीक है। कितनी सीटें बच गई इनके पास? इनको जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 292। कितने होंगे रे? 292। जिनके ऊपर निर्वाचन होना था, ठीक है, जहां निम्न सदन के जो सदस्य थे जो वोटिंग करने थे वो ये सिर्फ ये सीटें थी 292। बाकी जितने भी सदस्य हैं वो 93 सीटें जो रियासतों की हैं, 4 सीटें जो कहाँ हैं? उच्चायुक्त प्रांतों की, जहां कमिश्नर बैठे हैं, वो सीटें भी क्या है आपकी? मनोनीत होनी है, ठीक है। अब देखो ये जो 292 सीटें हैं और 4 सीटें कौन सी आपकी? ये वाली जोड़ के, यानी इन 296 सीटों की जो जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त के बीच में संपन्न हुआ था 1946 में संविधान सभा का, उनमें कितने सदस्यों का परिणाम आया था? रिजल्ट कितने का था? 292 का। क्योंकि ये क्लियर नहीं थे कि हम क्या करेंगे, हम अलग जाएंगे, भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। तो यहां तक इनका कोई लेना देना अब तक नहीं है, ठीक है। अब तक जो बात पढ़ोगे आप आगे वो सिर्फ इन 296 की बात करी जाएगी। तो इन 296 सीटों में कांग्रेस को कितनी मिली रे? कोई बताएगा? 208। और 208 में यदि आप बांटना चाहो इनको तो 199 सीटें तो सामान्य वाली, जो 10 सीटें थे इसमें से 199 तो कौन ले गए? यहां से लेके आ गए। अब बाकी जितनी सीटें बच गई वो सब 3-3 बांट दो रे। 3 कहां की? मुस्लिम में जो सीटें बांटी गई थी 78, वहां से कितनी सीटें लेके आ गए ये लोग? 3 सीटें। और सिखों को कितनी सीटें दी गई थी? 4। 3 कौन लेके आ गए? कांग्रेस वाले, ठीक है। और 3 जो आपके कमिश्नर थे वहां से 4 कमिश्नर है, तो वहां से 3 कौन लेके आ गए? यहां से लेके आ गए। तो कुल कितनी सीटें हो गई आपकी? 208 सीटें। तो कांग्रेस ने यहाँ से 208 सीटें जीती, जिसमें 199 सीटें कहां से लेके आई? सामान्य से। ये बात आगे याद रहे, ठीक है, ना रहे भूल जाना, लेकिन ये याद रख लेना कि कांग्रेस ने सीटें कितनी जीती थी? 208, ठीक है। इसके बाद में ये 208 ही थोड़ी है, टोटल सीटें इनके पास कितनी रह गई अब? 73। कितनी सीटें आएंगी यहाँ से? 73। मुस्लिम के पास सिर्फ 73 सीटें आई थी। इसके बाद में 7 सीटें छोटी पार्टियां ले गई, 8 सीटें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, जो अपना चुनाव खुद लड़ता है, किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ता, वो ले गए, ठीक है। तो ये सीटें इस तरीके से बटी थी। 208 कांग्रेस वाले ले गए, 73 मुस्लिम लीग ले गई, 7 सीटें कौन ले गए आपका? जो छोटी पार्टियां थी, जो क्षेत्र की वाइज पार्टियां थी वो ले गई, और 8 कौन ले गए आपके?
जो सदस्य किस तरीके से थे रे, जो खुद चुनाव लड़ते हैं, अर्थात निर्विरोध चुनाव, निर्विरोध नहीं, आपका निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वो सदस्य आपके क्या ले गए, 8 सीटें ले गए। ठीक है, तो ये चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव संपन्न कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 के बीच में क्या हो जाता है, चुनाव संपन्न होता है। जो ही चुनाव संपन्न होता है, रिजल्ट आता है, मुस्लिम लीग क्या कर देती है, इसका बहिष्कार कर देगी। यहाँ से मुस्लिम लीग क्या कर देगी, बहिष्कार कर देगी। क्योंकि देखना, चुनाव संपन्न हो गए, मान लेते हैं कि अगस्त में चुनाव संपन्न हो गया, अपन ये मानते हैं। ठीक है, पहली बैठक कब होगी रे, 9 दिसंबर 1946। अब देखो इसके बीच में कितना गैप है, लगभग 4 से 4.5 मंथ का गैप है। इस गैप को इसलिए आया था ये गैप यहाँ कि मुस्लिम लीग को मनाया जा रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग ने माना नहीं। जो ये चुनाव आए थे उसके बाद में 16 अगस्त को मुस्लिम लीग, आज भी पाकिस्तान वाले काला दिवस मनाते हैं उस दिन को। ठीक है, उस दिन भारत में इतने धार्मिक दंगे हुए थे जिसकी कोई हद नहीं थी। उस धार्मिक दंगों को देखकर अंग्रेजों ने तुरंत की तुरंत, जो भारत को स्वतंत्रता कब मिलनी थी, 1947 में। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने जो ही वो हालत देखी, बोले ये भारत हमसे नहीं संभलेगा अब, तो किसको हैंडओवर कर दिया, अंतरिम सरकार। आप दो पढ़ते हो ना, एक 1947 के बाद पढ़ते हो, एक 1947 से पहले पढ़ते हो, तो इनको पहले ही सरकार दे दी गई, बोले सरकार चलाओ, हमसे भारत नहीं संभलने वाला। ठीक है, तो जब 9 दिसंबर को इनकी पहली बैठक होती है, इसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं, केवल और केवल 207 सदस्य भाग लेंगे। कितने सदस्य भाग लेंगे, 207। ठीक है, बाकी कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लास्ट तक इन्हें मनाने की कोशिश की गई, ये नहीं माने, तो उसके बाद में भारत की तरफ से पहला व्यक्ति था जिसको आप बता सकते हो, जिसने ये कहा था कि इनको पाकिस्तान दे देना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में एक घर, हर जो आपका ऑफिस होता है वहां एक पाकिस्तान होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलो, इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेटमेंट ये थे कि अब तो ये मना कर देंगे ना, बोले हम नहीं लेंगे, तब भी हम जबरदस्ती देंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम के हालात इस तरीके के हो गए थे। ठीक है, तो देखना, ये तो चुनाव निर्वाचन हो गया। इसके बाद में यहां से 15 महिला थी रे, डेटा याद रख लेना, नाम नहीं पूछा गया अब तक। ठीक है, कितनी महिला निर्वाचित हो गए थे, 15 महिलाएं। महात्मा गांधी ने चुनाव यहाँ नहीं लड़ा था, महात्मा गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा, इसी कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने भी चुनाव नहीं लड़ा। दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, चुनाव तो लड़ा, जीत भी गए, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों से क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। जिसमें एक तो था जय नारायण व्यास, नहीं है, प्रकाश है, जय नारायण प्रकाश, और एक था तेज बहादुर सरपू। ये दो आदमी ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। हाँ, तो जय उल्टा कर दो, तो जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सरपू दो सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर दिया था, आपका त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों चुनाव नहीं लड़ा था। ये बात आप क्या करोगे, यहां तक याद रखोगे, तो लिखो इससे आगे है 207। अरे 200 बुक को की छोड़ो तुम, यदि पॉलिटिकल बुक पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत को उठा लो, सीधी सी बात है। हिस्ट्री का डेटा चेक करना हो तो स्पेक्ट्रम उठा लो, स्पेक्ट्रम के नाम से एक बुक आती है, उसको उठा लो। ठीक है, और यदि पॉलिटिकल डेटा चेक करना है तो आप लक्ष्मीकांत को ले आओ, लिख दो रे। ध्यान रखना, ये सदस्य चेंज भी हो गए एक जगह जाके। आगे से लिख के मत लाया करो रे घर से, क्योंकि मैं कुछ लाइनें खाना चालू कर दूंगा आपसे। क्योंकि आपसे है ना कुछ लाइनें कम आएंगी, पीडीएफ में ज्यादा मिलेंगी, पीडीएफ लिमिट से ज्यादा मिलेगी आपको, ग्रुप वाली जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ना। यहाँ मैं कुछ खाना चालू कर दूंगा आपसे।
ठीक है। और लिखने की स्पीड जितनी फास्ट कर सकते हो उतनी फास्ट। जितना आप धीरे लिखोगे आपका कंटेंट आपको उतना ही कम डिलीवर करूंगा। 11 प्रांत थे, प्रांतों के नाम आगे आ जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। 11 प्रांत जहाँ ब्रिटिश ने 11 अलग अलग प्रांत बना रखे थे। जैसे यूपी है ना, यूपी के 2 प्रांत हुआ करते थे। आसाम है, उस टाइम पे आसाम ही था। बिहार उस टाइम पे भी बिहार ही था। बिहार सबसे पुराना स्टेट है रे, यदि आपको पता हो तो। यदि आपने स्ट्रेटेजी के पहले ही पार्ट पढ़ा है तो उसमें आपको सबसे पुराना भाग मिल जाएगा वो। हाई कमिश्नर। किसमें? हाँ 207 ही है, पक्का 207 है। आप कहीं चेक कर लो, 207 ही है। अब मैं आपको देखो यहाँ कोचिंग का नाम लूंगा तो थोड़ा गलत हो जाएगा। आपकी जो आरएस की कोचिंगें चल रही हैं बड़ी से बड़ी, आप उनका कंटेंट उठा के देख लो, आपको 207 मिलेंगे। ठीक है। एक तो इसी बिल्डिंग में चल रही है, दो जो आपकी गुजर की थड़ी वाली रोड है उस पे चल रही है, उनका कंटेंट उठा के देख लो। लक्ष्मीकांत का कंटेंट उठा के देख लो। है। हाँ। हाई कमिश्नर। हाँ। ये कैसे रह गई पता नहीं है। लिख दिया। हाँ रे, एक लाइन देखो ये, इधर देख लेना कि आप, वैसे आपके दिमाग में आती नहीं ऐसी चीजें, आप पूछते ही नहीं हो कि सर ये 389 सदस्य ही कैसे हुए। इसलिए हुए थे कि प्रति 10 लाख में कितना सदस्य लेके आए थे, एक सदस्य लेके आए थे, इसलिए इस संख्या को फिक्स किया गया था। तो प्रति 10 लाख पे जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना गया था रे। और मुस्लिमों को वो वैसे कितनी सीटें दी गई थी वो आप यहाँ लिख सकते हो, ये लिखी हुई है सारी। दूसरा एक चीज ध्यान रखना रे, सामान्य कैटेगरी में हिंदू यही शामिल थे। वो एक लड़का आ रहा था, वो कहाँ आज? जो कल आपके यहाँ बैठा था, आगे पीछे बैठा था। आप कल आए थे? नहीं आए ना? लिख दिया। इतनी सीटें ही नहीं है जितनी तुम बोर्ड पे देख रहे हो। 3 जगह बांटना है, मुस्लिमों में 78, सिखों में 4, सामान्य में 210। हाँ रे, एक बार इधर देख लेना, ये चुनाव परिणाम है ना, तो 208 सीटों में से कांग्रेस वाली सीटों को ऐसे जोड़ते जाना, जिससे आपको पता चल जाए कि कांग्रेस की सीटें इतनी थी। इन 208 में से ये सीटें बाकी यहीं से निकल के आ रही हैं, ये कांग्रेस की सीटें हैं सारी की सारी।
ये बेहतरीन क्वेश्चन है एक, कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। जिनमें से शायद एक दो तो मंत्री भी बनेंगी, जिसका एक का नाम था अमृत कौर। तुम में से पहले यहाँ पॉलिटिक्स किसने पढ़ी थी, जो सर पहले आपको पढ़ाए गए थे, पढ़ी थी? कितनी क्लासें निपटाई थी? फिर भी कितनी क्लास है? 1.5 महीने? ये लिखवाया था? नहीं लिखवाया? क्योंकि मैंने कल देखा था तो आपको संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग, वो भी नहीं करवाए थे शायद। और शायद जहां तक है, नीति निर्देशक तत्व भी नहीं करवाए थे। पुराने वाले नोट्स हैं, कितना क्या करवाया था? मैं जितना 5 मिनट में लिखा रहा हूँ उतना 1 घंटे में। अच्छा, लिख दिया आपने? देखो रे, एक तो उन 11 प्रांतों के नाम यदि याद रखे जाएं तो रख लेना। अभी तक इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन बनाया नहीं है, बना सकता है कि वो 11 प्रांत कौन कौन से थे, जिनमें आप बाकी तो जानते हो। देखो दिक्कत कहाँ कहाँ आएगी। मद्रास जानते हो, बहुत बार सुना है। बॉम्बे सुना है, बिहार सुना है, उड़ीसा सुना है, पंजाब, सिंध, बंगाल, असम, ये इनमें तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको बस 3 नाम है जो अजीब है बस। एक तो संयुक्त प्रांत, एक मध्य प्रांत, और एक उस उत्तर पश्चिमी प्रांत। जो यूपी वाला बेल्ट नहीं है, यूपी वाला बेल्ट है, जो जिसको आज अपन उत्तर प्रदेश बोलते हैं, वो ये रहा। जिसको एमपी बोल रहे हैं, वो ये रहा। और इन दोनों के बीच में कोई थोड़ा बहुत रह गया, वो ये रहा। ठीक है, तो इन चीजों को याद करने का तरीका यही है कि ये संयुक्त प्रांत आज के दिन कौन है, यूपी। ठीक है, ये कौन है आज के दिन, एमपी। और ये आज के दिन जो इनके बीच में जो भाग बटा हुआ है, ठीक है, वो सारे के सारे ये आ जाएंगे। तो मद्रास को पहले, मद्रास का आज के नाम क्या है, चेन्नई। ठीक है, बॉम्बे को आज अपन बंबई बोलते हैं। ठीक है, और बिहार बिहारी है, उड़ीसा को आज ओडिया कर दिया गया है, पंजाब पंजाब है, सिंध वाला बेल्ट अपने पास है ही नहीं। ठीक है, बंगाल है, बंगाल इसको पश्चिम बंगाल कर दिया है, क्योंकि दो टुकड़े हो गए थे ना उस टाइम पे। ठीक है, असम है, इसको आसाम बोलते हैं आज। ठीक है, और बाकी सारे सिस्टम ऐसे हैं, तो इनको याद करने की कोशिश करना, यदि याद रह जाए, क्योंकि अगला ये कह सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रांत 11 प्रांतों में शामिल है, नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ध्यान रखना रे, एमपी, यूपी, कर्नाटक ये नाम आ जाए ना, तो ये उस टाइम पे शामिल नहीं है। ये चीज दिमाग में पहले ही कर लेना, क्योंकि कर्नाटक वाला बेल्ट है ना, सारा का सारा किस में आ रहा है, मद्रास में आ रहा है। और जो कैबिनेट मिशन आया था ना, उसकी जो मिशन आया था वो भारत कब पहुंचा था रे, 26 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। और जो इसने मैं आपको योजना पढ़ा के आया था कि इसने ये बोला, इसमें इतने सदस्य होंगे, ये योजना 26 मई 1946 को क्या की जाती है रे, प्रकाशित कर दी जाती है कि हाँ आने वाले टाइम में हम ऐसा करेंगे। हैं? ये वाला तो बुक मेरे पास लेके आए एक बार, कौन सी है? हैं? अरे यार, सबसे गई गुजरी बुक है, सबसे गई गुजरी बुक है। जिनको ऑथेंटिक मानते हैं, देखो बताऊं, पॉलिटिकल में यदि कोई डेटा मिस मैच है तो अपन लक्ष्मीकांत से मैच करते हैं या एनसीईआरटी से मैच करते हैं। हिस्ट्री का कोई भी डेटा मैच है तो इसको स्पेक्ट्रम से मैच करते हैं। हिस्ट्री खोज, स्पेक्ट्रम।
अरे वो मत लाना, वो बुक बुक देखते ही ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, इतनी भारी है, नहीं पढ़ी जाएगी आप लोगों से। हिस्ट्री को छोड़ के आप किसी भी चीज के नोट्स मांगो, वो मैं वैसे ही दे दूंगा आपको, आपसे पढ़े तो जाए उतने। तुम में से ऐसा कौन आदमी है जो आरपीएफ की एसआई की तैयारी कर रहा है? आरपीएफ एसआई है कोई? आरपीएफ एसआई, तो ये घोट के पीना चालू कर दो, यदि ये जीके जीएस नहीं पढ़ा फेल हो जाओगे। वहां वहां मैथ का उनका कोई लेना देना नहीं है, पहले बता देता हूँ। 50 क्वेश्चन है वहां, मैथ 35 नंबर की है, तो ये अकेली बैठी है ना 50 नंबर की वहां। मैथ में रीजनिंग में पास हो जाओ, इसमें फेल हो जाओ, कौन पूछने वाला है? कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। ये 50 क्वेश्चन है ना छोरे, जो आरपीएफ की तैयारी करते हैं 20 मिनट में उड़ाते हैं, जिनका 46 का एवरेज आता है। नंबर नहीं आता। 50 में 50 तो कभी नहीं आते, बहुत कम लड़कों के आते हैं, आने वालों के आते हैं, क्यों नहीं आते? तुम ये लिखो पहले, लिख दिया? देखो रे, अब संविधान सभा बन के तैयार हो गई है, मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश बहुत करी गई, नहीं मानी। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी पहली बैठक आयोजित करते हैं, कब करते हैं रे? 9 दिसंबर 1946। इन बैठकों को याद करने का एक ही तरीका है, सरू वाली को सब में कितने कितने दिन का गेप है रे? 2-2 दिन का गेप है। ये 3 बैठकें होंगी, ठीक है, जो सबसे मेन बैठकें मानी जाती हैं। ठीक है, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 एंड 13 दिसंबर 1946। इस दिन सिर्फ एक काम किया गया था, क्या किया गया था कोई बताएगा? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, इस दिन देखो कितने सदस्य प्रेजेंट थे रे? 207 सदस्य क्या थे? उपस्थित थे। अब देखना, ये सचिदानंद सिन्हा को जो यहाँ अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है, ये जो अस्थायी अध्यक्ष बनाने का प्रावधान है, ये कहां से लिया गया है रे? ये कहां का रीत है? कौन से देश का रीत है ये? फ्रांस का। कहां का रीत है रे? फ्रांस का। अब देखो, ये आज भी बनाते हैं अपन, जिसका नाम आज चेंज कर दिया गया, क्या बोलते हैं उसको? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा में बनाते हैं, जो अध्यक्ष क्या कराता है? चुनाव करवाता है। ठीक है, अब देखो, ये फ्रांस से लिया गया था कि जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, अब वरिष्ठतम सदस्य का ये मत मान लेना कि जो बूढ़ा होता है ना, जिसका राजनीतिक कार्यकाल सबसे ज्यादा हो। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ वरिष्ठतम का अर्थ है कि जिसका राजनीतिक कार्यकाल, जिसका पॉलिटिकल करियर क्या हो? सर्वाधिक हो, उस व्यक्ति को क्या बनाते हैं? यहाँ अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, तो सचिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थायी सदस्य बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और इसका जो प्रपोजल रखा था, वो किसने लिखा था रे? आचार्य कृपलानी। अर्थात जैसे अभी भजनलाल शर्मा का प्रपोजल किसने रखा था? किसने? वसुंधरा राजे। राजनाथ सिंह ने पर्ची किसको दी थी? वसुंधरा राजे को। फिर वो मीम्स डाउनलोड हुए थे, याद है? ठीक है, तो उसने वो पर्ची पेटी उसकी तरफ देखा, फिर उसका नाम प्रपोजल दिया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो नाम प्रपोजल किया था, वो किसने किया था? आचार्य कृपलानी ने। ठीक है, ओके भाई, इनको क्या बनाना चाहिए? अस्थायी अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाने के बाद में अगली बैठक कब होती है रे? 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ स्थायी अध्यक्ष कौन बन जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको यहाँ स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। दूसरा,
BN राव, क्या बनाया गया था BN राव को? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। BN राव, इनको बनाया गया था यहाँ संवैधानिक सलाहकार। इस व्यक्ति की कोई विशेषता बताओगे BN राव की? इसने बर्मा का क्या बनाया था? संविधान बनाया था रे। इसका पहली विशेषता इसकी है कि इसने बर्मा का संविधान बनाया है। दूसरी विशेषता इसने कि जो इनका संविधान का पहला प्रारूप यदि किसी आदमी ने पेश किया था वो कौन था? BN राव था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखो कालांतर में यहाँ दो काम और होंगे रे। पहला, SC मुखर्जी को क्या बनाया जाएगा? उपाध्यक्ष। SC मुखर्जी को क्या बनाया जाएगा? उपाध्यक्ष, जिसकी डेट है 25 जनवरी 1947। कितनी है रे? 25 जनवरी 1947। इसके बाद में एक उपाध्यक्ष और बनाएंगे, वो कौन था? VT। ये दो आएंगे रे, एक TT आएगा और एक VT आएगा। वो TT अलग है और ये VT है। ठीक है, VT कृष्णाचारी। VT कृष्णा, ये नहीं आ रहा क्या नाम पूरा? ठीक है, इस व्यक्ति को क्या बनाया गया था? दोबारा कालांतर में उपाध्यक्ष बनाएंगे। बनाया गया था जुलाई 1947 में। कब बनाया गया था रे? जुलाई 1947 में दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ये कोई नहीं पूछता रे आजकल। दूसरा पूछते हैं कि कालांतर में दूसरा उपाध्यक्ष और दूसरा, हाँ आपको हिस्ट्री में तो सर ने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो सुन लो रे। कालांतर का अर्थ होता है आने वाले समय में, जो वर्तमान समय चल रहा हो उससे आगे। ठीक है, तो वर्तमान समय कौन चल रहा था? 11 दिसंबर 1946 चल रही थी। तो अब मैं बोलूंगा कि हाँ आने वाले कालांतर में किसको क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। किसको? VT कृष्णाचारी को क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो ये चीज ध्यान रखना, इस शब्द का अर्थ होता है आने, इससे आगे वाले आने वाले समय में जो डेट चल रही होती है, जिसकी आप बात कर रहे होते हैं, उससे आगे जो समय आएगा उसको बोलते हैं कालांतर। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत बार ये वर्ड आएगा आपकी हिस्ट्री में, तो अनगिनत बार आता है। क्वेश्चन बनते हैं इसकी वजह से कि इस समय में इसके समकालीन कौन सा राजा, जैसे अकबर जब बैठा था तो वहां मेवाड़ का शासन कौन कर रहा था? समकालीन राजा आते हैं। ठीक है, कालांतर में उस समय आगे कौन आया? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। दो शब्द बहुत आएंगे आपके। और दूसरा, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया था रे? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें यह बताया गया कि हम जो संविधान बनाएंगे वो किस तरीके के बनाएंगे, वो संविधान की क्या होंगी विशेषताएं, क्या क्या होंगी, हम राज्य को क्या देंगे, सेंटर के पास क्या रखेंगे, हम भारत की जनता के लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, भारत में कौन कौन शामिल होगा। इसके 7 कथन थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें कही गई हैं, भारत का संविधान लगभग उन्हीं बातों के आसपास घूमता रहता है। भारत की प्रस्तावना, ठीक है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव की लाइनों से लगभग उठाई गई है। ठीक है, जो यहाँ स्वतंत्रताएं देंगे अपन, लगभग सारी स्वतंत्रताएं वहां आपको वहां मिलेंगी। यहाँ जो समानताएं दोगे वो वहां मिलेंगी। यहाँ जिस प्रकार का न्याय दोगे वो न्याय आपको वहां मिलेगा। जिस अखंडता की आप यहाँ बात करोगे वो अखंडता आपको यहाँ वहां मिलेगी। ठीक है, और दूसरा, हम बोले पहली लाइन क्या बोलते हैं प्रियमल की प्रस्तावना की? पहली लाइन क्या है? हम भारत के लोग, वो भी आपको क्या मिल जाएगी? यहाँ मिल जाएगी। तो ये 3 बैठकें हैं, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और आपकी 13 दिसंबर। पहली घटना, इसका मेन कार्य क्या था? अस्थायी अध्यक्ष चुनना। ठीक, किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कितने सदस्य प्रेजेंट थे? 207। वो जो रीति रिवाज है वो कहाँ से लाए हैं अपन? फ्रांस से। ठीक है, और किसने प्रस्ताव रखा था? आचार्य कृपलानी ने। ये लाइन आपको याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरा, 11 दिसंबर 1946 स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और 2 उपाध्यक्ष थे, वो कौन कौन थे आपके? SC मुखर्जी एंड VT कृष्णाचारी। और संवैधानिक सलाहकार कौन आपका? BN राव। ठीक है, देखो रे, मैं इसको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मानता हूं आज के टाइम का, क्योंकि उपाध्यक्ष अध्यक्ष ये बहुत आगे हैं। यदि अगले को कहीं अटकाने की बात आएगी तो जो सबसे पहले इसको उठा के लाएगा कि संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? कौन था? BN राव। यदि जब एक व्यक्ति को पढ़ो तो थोड़ी बहुत उसकी साथ में डिटेल याद रखा करो, जिससे वो याद करना इजी हो जाएगा। तो इस आदमी ने क्या किया था? बर्मा का संविधान बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार बनाने का अर्थ है कि वो संविधान के बारे में क्या करेगा? ज्ञान देगा। अब ज्ञान उसको वही तो देगा जिसको ज्ञान होगा। तो इसने कहाँ का संविधान बनाया? बर्मा का बनाया। ठीक है, इसलिए क्या इसको संविधान का नॉलेज है थोड़ा बहुत। ठीक है, इसी कारण क्या कर दिया गया? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। दूसरा, इसके क्या किया गया था? इसने पहला प्रारूप पेश किया था संविधान का। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? पास किया गया था। एक चीज और ध्यान रखना रे,
कई चीजों के क्या रील का टाइम चल रहा है तो रील में क्या ऐसी अटपटे बातें आती हैं जिन्होंने क्या लग रहा है कि कभी पढ़ा ही नहीं है किसी चीज को। संविधान जब बना था एक भी क्लोज ऐसा नहीं है संविधान में, या एक भी आर्टिकल, एक भी शेड्यूल यानी अनुसूची ऐसी नहीं है जिसको मत देने का अर्थ समझते हो आप? ठीक है, एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है पूर्ण बहुमत। ठीक है, पूर्ण बहुमत का संविधान में डेफिनेशन अलग निकलेगी जो मैं पढ़ाऊंगा, यहां अलग निकलेगी। देखना, साधारण बहुमत का अर्थ हो गया जितने मान लो अपनी क्लास में आज के दिन 60% है। ठीक है, साधारण बहुमत का अर्थ होगा कि मेरे को 31 का बहुमत मिल जाए, मैं जीत जाऊंगा। ये है साधारण बहुमत, यानी जितना आधा है 50% उसका एक ज्यादा, ये साधारण बहुमत कहलाता है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो मैं कार्य कर रहा हूं उसको क्या मिले, कंप्लीट बहुमत मिले। अर्थात आप 60 लोग प्रेजेंट हो तो 60 के 60 लोग क्या होने चाहिए, राजी होने चाहिए उस काम के लिए, वो कहलाता है पूर्ण बहुमत। ठीक है, वो संविधान सभा में ही कहलाएगा, संविधान में आगे चेंज हो जाएगा आगे पूर्ण बहुमत का अर्थ। तो ये जितना भी कार्य किया गया, जितने भी आगे कार्य किए जाएंगे संविधान बनाते समय, ये सारे के सारे वो प्रत्येक सदस्य जहां उस दिन प्रेजेंट था उसकी वहां उसको मान्यता है। किसी ने किसी के विरोध में पक्ष नहीं किया था, वोटिंग नहीं है, सिर्फ पक्ष में ही वोटिंग है, विपक्ष में वोटिंग नहीं है। ये बात आप दिमाग से निकाल देना कि आगे, क्योंकि देखो मैं बताऊं ये बातें कहाँ काम आती हैं। आप थोड़ा बहुत यदि लेवल के एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां कथन के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन संविधान के बारे में सही है, संविधान सभा के बारे में सही है। तो वहां आ जाएगा कि संविधान सभा ने कार्य करते समय किसी भी फैसले को लेने के लिए पक्ष और विपक्ष में दोनों में वोटिंग करवाई थी, नहीं करवाई थी, सिर्फ और सिर्फ किस में वोटिंग करवाई थी रे, पक्ष में। यदि कोई व्यक्ति नाराज था तो उसकी बात सुनी गई, उसको कन्विंस किया गया, जब लास्ट में उसका वोट मिल गया ना उसके बाद में ही संविधान में आगे बढ़ा गया है। तो ये चीज दिमाग में रखना, यहाँ कभी विपक्ष की वोटिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार रील में आती है ना कि फलाने ने तो ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था। ठीक है, दूसरा एक आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान हिंदुओं की ओर झुका हुआ है, क्योंकि जो संविधान सभा थी वहां हिंदू सदस्य क्या थे, ज्यादा थे। ठीक है, अरे सदस्य तो ज्यादा थे मान लिया गया, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या उनकी ज्यादा सर्वाइव था, और दूसरा सदस्य ज्यादा होने का कारण था पाकिस्तान अलग हो गया, तो मुस्लिम लीग कहां चली गई, सारी की सारी वहां चली गई, तो सदस्यों का निर्वाचन वहां रहा ही नहीं। ठीक है, तो मुस्लिम सदस्य आएंगे कहां से। लेकिन फिर भी भारत का राज्य किसी भी आर्टिकल में ऐसा नहीं कहता कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या वो बनाएंगे, ऐसा कोई भी क्लोज नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, तू कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ, पहली किसका, कौन सा राइटर? लक्ष्मीकांत बता रहा हूं मैं तो। हाँ, 211 दे रखा है, नहीं 207 दे रखा है। अरे मैं खुद पढ़ के आया हूं ना, 207 ही है जहां तक। हाँ, लिखो। ये लाइन यहां से अलग कर देना रे, इसमें तो अलग ही है।
हाँ, तो अभी एक बात पूछ रहा था ना कि संविधान सभा का पहला भाषण कौन दिया था? ये जो सरकारी दस्तावेज है उसके हिसाब से सच्चिदानंद सिन्हा ने दिया है। लेकिन इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कितने सदस्य प्रेजेंट थे। हाँ, लिख दिया। कल इतनी बजे उपस्थित हो जाना। 9 बजे। लंबी लेनी है। हाँ, 4-5 घंटे तो कम से कम खींचेंगे, क्योंकि इस बार स्लाइडों का सारा कलर वलर चेंज कर दिया, तो बलर होने का कोई टेंशन ही नहीं है। ना ऐप पे लाइव करूंगा ना यूट्यूब पे लाइव करूंगा, अभी बता देता हूँ। और ना अपलोड करूंगा। लिख दिया। इसमें एक लाइन जोड़ देना, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ नहीं लिखी हुई है इसमें। और इसमें आप नीचे लिख देना, स्टेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरी बैठक में। दिख रहा नहीं है? क्यों लिख दूं? अरे रे 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 रे, ये 25 जनवरी है।
लिख दिया। हाँ रे। जो ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर को। पेश किसने किया? जेएल नेहरू ने। अब इसकी कहानी सुनो रे। पहले इसमें क्या क्या बातें थी। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए संविधान बनाएंगे। अब देखो इस लाइन में, इस लाइन का अर्थ क्या है? स्वतंत्र भारत संप्रभु, ठीक है। अर्थात संप्रभु का अर्थ है कि भारत अपनी सारी डिसीजन कौन लेगा रे? खुद लेगा। और गणराज्य, ठीक है, गणराज्य का अर्थ क्या होता है? कि इसका जो पहला मेंबर होगा वो चुना जाए, इलेक्ट होगा, निर्वाचित होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लेकिन वो क्या किया जाएगा? उसको इलेक्शन किया जाएगा। वो किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि राजतंत्र की जगह कि पहले ये बन गया तो अब इसका का बेटा बन जाएगा फिर उसका बेटा बन जाएगा, ऐसा सिस्टम है नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर पे बात आती है कि जो स्वतंत्र भारत संघ है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, ठीक है। तो इसमें पहला, ब्रिटिश भारत जो पूरा है वो किस में शामिल होगा रे? भारतीय संघ में शामिल होगा। इसके बाद में वो भारतीय राज्य जिनका अधिकार ब्रिटिश राज्य के पास था, वो भारतीय राज्य सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। अन्य भारतीय क्षेत्र, अब बोलोगे सर अन्य कौन से आ गए? कोई बता सकते हो जिनके ऊपर अंग्रेजों का शासन नहीं था, दूसरों का था? हैं? सिक्किम नहीं आएगा यहाँ, गोवा एंड पुडुचेरी, ये दो हिस्से किसके थे रे? भारत के हिस्से हैं, लेकिन इनके ऊपर शासन किसी और का था। और अन्य भारतीय क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, अन्य क्षेत्र जो किसमें शामिल होना चाहते हैं रे? भारत में शामिल होना चाहते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन है आज के दिन? सिक्किम, ठीक है। तो इन 4 राज्यों, इन 4 तरीके के क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया था। पहला जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा है वो का वो आ जाएगा। दूसरा भारतीय राज्य जो अर्थात रियासतें आ जाएंगी, ठीक है। अन्य भारतीय क्षेत्र जिनके ऊपर इनका अधिकार नहीं था, जैसे गोवा और पुडुचेरी, ठीक है। और अन्य क्षेत्र जो भारत में आना चाहता है, उसका एग्जाम्पल कौन है आपका? सिक्किम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहला पहला क्या है आपका? कि स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए हम क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। दूसरा, स्वतंत्र भारतीय संघ में क्षेत्र कौन कौन से शामिल होंगे, अर्थात भारत का हिस्सा कौन कौन होंगे? तो ब्रिटिश भारत होगा, भारतीय राज्य होंगे, ठीक है, अन्य भारतीय राज्य होंगे जिसमें गोवा और पुडुचेरी, ठीक है, और अन्य क्षेत्र जहां आज कौन शामिल किया गया था? सिक्किम। इसके बाद में तीसरा क्लोज कि जो राज्य होंगे उन्होंने कह देंगे रे हम स्वायत्ता देंगे। स्वायत्ता का अर्थ समझते हो रे? और स्वायत्ता, इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, इस अवशिष्ट शक्तियों की शायद मैंने एक दिन बात की थी रे क्लास में पहले, जब साइंस पढ़ा रहा था। इन अवशिष्ट शक्तियों की मैंने क्लास में एक बार बात की थी जब मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था। किसी को याद है कि कौन शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां होती हैं? नहीं पता? देखो, भारत में 3 सूचियां बनी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तीन तीन सूचियां हैं, 3 टेबल हैं। जो सेंटर की सूची है, एक स्टेट सूची है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है, ये 3 लिस्टें हैं। इन 3 लिस्टों में यदि कोई विषय नहीं आया, कोई सब्जेक्ट शामिल नहीं है, ठीक है, और उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार हो,
तो वो शक्तियां कौन सी शक्तियां कहलाती हैं रे? अवशिष्ट शक्तियां। यानी इन इन 3 लिस्टों में यदि कोई विषय नहीं है और वो उनके बाहर रह गया है, वो किसका हिस्सा माना जाएगा? अवशिष्ट शक्तियों का हिस्सा माना जाएगा। ये देखो, जो मुस्लिम लीग थी उसका एक प्रावधान था, वो ये चाहती थी कि जो राज्य होते हैं ना उनको अवशिष्ट शक्तियां दी जाएं। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव में ये बात है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां हकीकत में राज्यों को नहीं मिली थी। अवशिष्ट शक्तियां आज किसके पास हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। उनके ऊपर कानून कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ये उद्देश्य प्रस्ताव में सिर्फ राज्यों के पास है दिखावे के लिए। बाकी हकीकत में जब संविधान तैयार किया गया था तो किसको दे दी गई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई थी। इसके बाद में 4 नंबर पे कि हम भारतीय जो शासन की शक्तियां होती हैं टोटल, जैसे जितना भारत की शासन की शक्तियां होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी किससे निकल के आएंगे रे? जनता से निकल के आएंगे। किससे निकल के आएंगे? जनता से। अर्थात ये क्या होगा? एक तरीके का लोकतंत्र। देखो, जहां भी जनता का नाम आ जाएगा वहां कौन आ जाएगा? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आ जाएगी। जहां गणतंत्र का नाम आता है, गणतंत्र वाला क्वेश्चन अभी आया था कि गणतंत्र का अर्थ क्या है, ठीक है, तो फिर ऑप्शन में आपको मिलेगा एक जगह कि जो भारत का पहला सदस्य होता है, अर्थात जिसको अपन पहला मेंबर मानते हैं भारत का, वो क्या होता है रे? चुनाव किया जाता है उसका। तो वो देश कौन कहलाता है? गणतंत्र कहलाते हैं। जिनके पहले मेंबर का ये चुनाव होता हो वो सारे के सारी कंट्री क्या कहलाएंगे रे? गणतंत्र कहलाएंगे। ठीक है, और जिनमें जो शासन की शक्तियां हैं टोटल, ठीक है, जो संसद में लोग बैठते हैं, जो देश को चलाते हैं, वो शक्तियां यदि आपको जनता से प्राप्त होती हो, अर्थात जनता उनको चुन के भेजती हो रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्या कहलाएगी? आपकी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में 5 नंबर पे कि हम न्याय देंगे। कितने तरीके के न्याय दिए जाएंगे रे? सामाजिक, अर्थात किसी के साथ समाज दुर्व्यवहार नहीं करेगा। आर्थिक न्याय, हम कोशिश करेंगे कि लोगों की आर्थिक जो कंडीशन होती है वो क्या हो? सुधरे। दूसरा, किसी को राजनीतिक तरीके से डिपेंड नहीं किया जाएगा। अर्थात इनको 3 तरीके के न्याय देंगे हम। सबसे पहले सामाजिक न्याय देंगे, उसके बाद में कौन सा न्याय देंगे रे? आर्थिक न्याय देंगे, और तीसरे नंबर पे कौन सा न्याय दिया जाएगा? राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। उसके बाद में आती है आपकी समानताएं। ठीक है, समानताओं में पहली समानता जो आपको संविधान में इसमें मिली थी, अवसर की समानता, अवसर की समता। देखो, आपको एक जगह शब्द मिला लिखा हुआ मिलेगा हमेशा समता। समता का अर्थ होता है समानता। ठीक है, अवसर की समानता, समानता यानी किसी के साथ किसी भी धर्म के, भाषा के, लिंग के आधार पर क्या नहीं करेंगे रे? भेदभाव नहीं करेंगे। सबको बराबर मौके दिए जाएंगे किसी भी चीज के लिए, तो अवसर की समानता दी जाएगी। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष क्या देंगे रे? उसको समानता देंगे। ठीक है, विधि के समक्ष भी क्या रहेगी उनके पास? विधि जानते हो क्या होती है? कानून, लो। ठीक है, कि लो में भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, एक और थी जो आपको आज के दिन मिलती नहीं है वैसे, राजनीतिक स्वतंत्रता व सुरक्षा। कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना, वोटिंग करने, वो जो अधिकार होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? कि राजनीतिक में ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, वो चुनाव जीत जाए, और एक गरीब आदमी चुनाव लड़ रहा है, उसके पास पैसा ही नहीं है, वो चुनाव नहीं जीत पा रहा है। तो ये समानता दिखावे की है, मिलती अपने को कहीं भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी स्वतंत्रताएं। पहली स्वतंत्रता आती है रे विचार की। आप कोई विचार करते हो, विचार के बाद में अभिव्यक्ति, उसको प्रेजेंट करते हो रे, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद में यदि आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो तो उसके बाद में आपके साथ क्या पैदा हो जाएगा रे? विश्वास। और जहां धर्म आएगा वहां उपासना ऑटोमेटिक आ जाएगी रे। उपासना क्या होती है? भक्ति। ठीक है, तो धर्म वहां ऑटोमेटिक। अपने को ये 5 ही स्वतंत्रताएं मिली हुई है रे, ये चीज ध्यान रखना प्रियमल में। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। लेकिन यहाँ 3 ज्यादा थी। कौन कौन सी? पहला, भ्रमण करने की। क्या भारत में आप हर जगह भ्रमण कर सकते हो? नहीं कर सकते। 2-3 जगह ऐसी हैं जहां आप जा ही नहीं सकते सरकार की अनुमति के बिना। एक दो तो गोवा के द्वीप है, वहां नहीं जा सकते आप, नहीं जा सकते। वो अपने क्या, अपनी सोच की वजह से नहीं जा सकते अपन वहां। तो समझ रहे हो? समझ गए ना? हाँ, ठीक है। दूसरा, जो नागालैंड वाला बेल्ट है, ठीक है, वहां नागा प्रजाति पाई जाती है,
वो नागा प्रजाति है। तो वहां आप यदि जाना चाहते हो तो पहले सरकार को, आपको वहां जो एक अधिकारी बैठा रहता है वो आपकी रिपोर्ट दर्ज करेगा। आपको रिपोर्ट होने के बाद में यदि अनुमति मिली है तो आप अंदर जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते। जो लक्षद्वीप के टापू हैं वहां हर किसी टापू पे जाने को आपको अनुमति नहीं है, ठीक है, वहां आपको पूछ के जाना पड़ेगा। अंडमान निकोबार के टापू हैं वहां आप नहीं जा सकते, पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी उसके बाद। क्योंकि देखो बात ये है, वो ऐसे आदमी है उनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हें तो है ही क्या, तुम तो अपन तो है क्या चीज। उनको बोले ये भारत है, बोले कौन, ये झंडा, उनको कपड़ा दिख गया वो कपड़ा लपेट लेंगे, उनका इतना ही काम है, ठीक है। वो उनको इतना ही नॉलेज है, उनका भारत भारत तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। बोले तिरंगा है, वो है फलान है, बोले कौन तिरंगा, नहीं जानते हम, ठीक है। वो आदिवासी के रेट आज भी आदिवासी के रेंज में आते हैं, ठीक है। तो भ्रमण करने की अपने को पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं है। दूसरी, संगठन बनाने की, संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता पूरी तरीके से भारत में नहीं है आज के दिन, ठीक है। तो ये, और एक व्यापार वाले में भी आपको बहुत सी चीजों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। आप हर जगह व्यापार नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन स्वतंत्रताएं अपने को जो प्रस्तावना होगी आपको वहां नहीं मिलेंगी। प्रस्तावना में आपको ये सारी के सारे ध्यान रखना, रे कर्म नहीं चेंज होना चाहिए। कर्म चेंज हुआ सिस्टम बिगड़ा, न्याय वाले में भी कर्म चेंज हुआ सिस्टम बिगड़ा। पहले सामाजिक न्याय देना है, फिर उसके बाद में पैसे देने हैं, और जो ही व्यक्ति के पास पैसे आते हैं वो चुनाव लड़ने की पक्की सोचता है, तो राजनीतिक न्याय उसको बाद में देना है। यहाँ पहले विचार करने हैं, विचार के बाद में जो विचार है वो अगले को बोलना है, ठीक है। जो ही आपने विचार बोला तो या तो अगलों के बीच में ट्यूनिंग बैठ जाएगी, तो क्या पैदा हो जाएगा, रे विश्वास पैदा हो जाएगा। और जो ही किसी रिश्ते में विश्वास आता है वो मंदिर में जाते हैं, बोले हे भगवान हम दोनों को मिला दे, ठीक है। तो वो धर्म और उपासना सारे साथ में करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज, इस सिस्टम को ऐसे जोड़ के चलने ना रे, यही होता है आज के दिन। सबसे पहले क्या करते हो, कोई क्लास में आया, बोले यार वाह, तो अर्थात विचार आया, फिर ये सोचते हो बोले यार रिप्रेजेंट कैसे करें अगले को, बताएं कैसे, वो करते हो। यदि बात सही ट्यूनिंग बैठी तो क्या हो जाएगा, विश्वास पैदा हो जाएगा। 15 दिन नहीं गुजरे, बोले यार मंदिर चल के आते आजा, ठीक है। वहां जाके नारियल बांधेंगे, नारियल बांध के एक ही बात बोलेंगे, हे बोले हे भगवान मिला दे, ठीक है। तो ये बात हो गई। और फिर देखो, आप यदि घूमने चले गए तो ये चीजें आपको कैसे नहीं मिली है, घूमने जाओगे कोई ना कोई देख लेगा, जूत पड़ेंगे, घर वाले देख ले जूत पड़ेंगे, तो पहले ही कहते थे बोले स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी। संगठन बनाने की स्वतंत्रता कैसे नहीं है, संगठन बनाने की ऐसे नहीं है कि किसी की फ्रेंड आ गई, बोले यार ये फ्रेंड जोर की है इसको छोड़, इसलिए संगठन बनाने की नहीं है। व्यापार करने के साथ में है ही नहीं, क्योंकि लुगाई पैसे देगी नहीं, वो बोलेगी तू ही कर सारा काम, इसलिए तीन स्वतंत्रताएं अपने को नहीं मिली थी, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में कितने नंबर होगी रे, 5, ठीक है। अब अपने छठे नंबर पे आती है कि जो आर्थिक, जो पिछड़े हुए लोग हैं, सामाजिक है, ठीक है, सामाजिक वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए हम कुछ विशेष अधिकार देंगे। आपके छठे नंबर पे वो आ जाएगी। दूसरा आएगा कि हम भारत की अखंडता को सदैव बनाए रखेंगे, यदि उसके लिए हमारे जल क्षेत्र, हमारे नभ क्षेत्र और हमारा जो भूमि क्षेत्र है उसकी सुरक्षा के लिए हम विधि के अनुसार, जो विश्व की विधि है ना उसके अनुसार हम युद्ध भी करेंगे। अर्थात हमारी जो अखंडता है उसको हम किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होने देंगे। और भारत का सबसे बड़ा एक प्रपोजल हमेशा रहा है कि हम विश्व शांति को क्या करेंगे रे, बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहन देंगे। वो लाइन आपको यहाँ लास्ट में मिल जाएगी। ये उद्देश्य प्रस्ताव था। इसकी सारी घटनाएं आपको कहाँ मिलेंगी, हमेशा आपका संविधान है उसमें आपको मिलेगी। ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान बनाते समय उसके मार्गदर्शक का कार्य किया था कि हमें संविधान बनाना कैसा है, ठीक है। तो आगे ये बात आएंगी। क्या हो गया, टाइम हो जाने दो। अब इधर देखो, पहले 1 मिनट लिखना नहीं है, ये कल पे नहीं छोड़ूंगा, ये लिखने वाला आप घर से लिख के लाओगे। देखो, स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए क्या करेंगे रे, संविधान बनाएंगे, ठीक है। स्वतंत्र भारतीय संघ में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्यों के क्षेत्र, अन्य भारतीय क्षेत्र जिसमें गोवा और पुडुचेरी, और ऐसे क्षेत्र जो राज्य में क्या भारतीय, जो भारत के संघ में क्या होना चाह रहे हो, स्वेच्छा से आना चाह रहे हो, किसी दबाव से नहीं, तो वो कौन था आपका, सिक्किम, ठीक है। ये बात हो गई। इसके क्या हो गया, कौन सी रह गई, ऊपर कौन सी रह गई, हाँ तो ये है क्या,
तो ये लाइन तो वही तो अभी तो मैं बोल के आया हूँ कि यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की मार्गदर्शिका अर्थात मार्गदर्शिका का कार्य करता था। ये यहाँ से अलग करना रहे, इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे के दर्शन की झलक मिलती है आज भी अपने को। ठीक है, तो ये यहाँ से अलग कर देना इस लाइन को। इसके बाद वाली लाइन है, भारतीय संघ में राज्यों को क्या होगी रे, स्वायत्ता दी जाएगी तथा आवश्यक शक्तियां किसके पास होंगी रे, राज्यों के पास होंगी। एक चीज ध्यान रखना रे, और इतनी जल्दी मत करो, तुम इतनी जल्दी तो और किसी काम में तो नहीं करते हो। वहां तो तुम्हें 5 घंटे बैठा दे किसी के पास, तो बोले यार टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। हाँ, ये आवश्यक शक्तियां यहाँ राज्यों के पास है। आगे जब संविधान पढ़ोगे तब किसके पास रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे। दूसरा, स्वतंत्र संप्रभु भारत में सभी शक्तियां और शासन की शक्तियां किसमें निहित होंगी रे, जनता में। तो ये बात क्या दर्शाती है रे, लोकतंत्र दर्शाती है। ठीक है, भारत में सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिए जाएंगे। ये 3 तरीके के न्याय आपको प्रस्तावना में मिलेंगे रे। ठीक है, समानताएं कौन कौन सी होंगी, राजनीतिक स्वतंत्रता व सुरक्षा, अवसर की क्षमता और विधि के समक्ष क्या होनी चाहिए, आपको समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थाने में गए तो थाने में आपको अलग आपको कास्ट पूछा, बोले आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, या आपको रिलीजन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अलग ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। आगे वाली स्वतंत्रताएं अपने पास नहीं है। भ्रमण की, संगठन बनाने की, व्यवसाय व कार्य करने की स्वतंत्रताएं यहाँ है, लेकिन आगे आपको नहीं मिलेंगी। ये 5 आपको अलग से याद रखनी है, इनका क्रम नहीं टूटना चाहिए कभी भी। इसको एक ही तरीके से याद कर लेना। बोले अच्छा कोई दिखा, विचार, बात करने की दिमाग में आई, बात बैठ गई, विश्वास हो गया, मंदिर में गए, भगवान से मांगा, भक्ति की, बस। ठीक है, अपना काम हो जाएगा। इनको कैसे याद रखनी है, बोले अच्छा भ्रमण बनाने के लिए घूमेंगे तो घर वाले जूत मारेंगे, देख लिया तो। ठीक है, साथ में कोई गई तो पक्का वो पटा लेगा उसको। ठीक है, और कार्य करने की आजादी अपने को है नहीं। इसके बाद में अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्रों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए। ठीक है, उसके बाद में संघ की एकता को बनाए रखा जाएगा। इसके लिए भू क्षेत्र, जल क्षेत्र व वायु क्षेत्र के को सभ्य प्रदेश के न्याय, सभ्य प्रदेश यानी ऐसा नहीं हम गुंडागर्दी करेंगे। ठीक है, कि हमारे बस दिमाग में आ गया कि हमें तो अगले को मारना है। ठीक है, न्याय व विधि के अनुरूप क्या दी जाएगी रे, सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, और एक लास्ट लाइन और आपकी, विश्व शांति व मानव कल्याण को क्या करेंगे, हम सदैव बढ़ावा देंगे। ठीक है, और यह प्रस्ताव पारित कब किया गया था रे, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या कर दिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। और दूसरा, इससे संविधान के स्वरूप के काफी हद तक प्रभावित किया था। इसका परिवर्तित रूप संविधान की प्रस्तावना बनी। देख लेना, आपको प्रस्तावना लगभग ऐसी ही मिलेगी जो आपको मैं ये पढ़ा के आया हूं। अब देखो, यहां तक का तो मैंने समझा दिया, आगे है ना मेरे हिसाब से वो है आपकी, ये क्या आया, पहले ही आ गया क्या, 1 मिनट रुको रे। ये समितियां तुम लोग लिख लाओगे क्या, मेरे को ये बताओ। ये समितियों में कोई समझाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, यहां क्लास में टाइम खराब होगा कि कौन सी समिति बनी थी, समिति का अध्यक्ष कौन था, ये लिख लाना, लिख लाओगे ना। ठीक है, ये 5 तो ये हैं और 10 आगे हैं। ठीक है, जिसमें ये आगे वाली ऊपर वाली हैं, इनको मैं एक बार समझा दूंगा किसने क्या कार्य किया था, ये बात अपन कर लेंगे, लेकिन इनको लिख लाना। ठीक है, इसके बाद में आगे वाली, ये जो आपकी उप समिति है ना रे, ये चार उप समिति हैं, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष है ना, ये उसकी 4 उप समिति हैं। पहले जो आप 5वें नंबर पे पढ़ के आ रहे हो, और बाकी बाद में आपकी ये 5 और बच गई हैं। तो ये लिख लाना। बीच में जो आएगा ना 1945 वाला एक्ट आएगा, उसको अपन आगे करा देंगे, उसका कोई इशू नहीं है कि वो बाद में हो जाएगा। कि 1947 के बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद में भारत में बहुत से प्रावधान चेंज हो गए थे। पहले भारत अलग था, उसके बाद में भारत क्या हो गया था, अलग बन गया था। तो इसकी बात में करेंगे बात। तो ये जरूर लिख के लाना, ये पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगी। एक तो उद्देश्य प्रस्ताव के पॉइंट सारे लिख के लाने हैं, और ये एक समितियां लिख के लानी है। ठीक है।